दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम उसका आपका इंतजार करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है यह आपसे पूछा है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। इससे अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो वह क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बता दीजिए। तो नाटो का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है नाटो का मुख्यालय। बात हो रही नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म जान लीजिए, पूछ लेता है। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय अभी हम लोग पढ़े हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना कब होता है आपसे पूछ लेता है। तो स्थापना जो हुआ था इसका वह हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका, तो सामूहिक रक्षा। यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो यह सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इसके वर्तमान में सदस्य देश जो हैं वह 32 सदस्य देश हैं। इसके वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं इसके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस गवर्नर जनरल काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना 1861 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1861 में की गई थी। इसके पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। यह भी पूछ लेता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे। उन्होंने भारत में प्राचीन स्मारकों की खोज और संरक्षण का आधार रखा। ASI भारत में स्मारक संरक्षण, खुदाई, सर्वेक्षण और अनुसंधान का कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। चलिए बता दीजिए। मैक्सिमम लोग इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में ज्यादा दिया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो अगर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन। अगर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वीडन तो यह आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे द्वारा दिया जाता है नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जिसे नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। इसे ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। अन्य नोबेल पुरस्कार की बात करें जैसे कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं और इन्हें स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में WHO, WTO और रेड क्रॉस का मुख्यालय है। स्वीडन, अन्य सभी नोबेल पुरस्कार यहां दिए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व किस भाग में है। संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व किस भाग में है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4 में है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राजनीति के निदेशक तो जिसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP शामिल। ये अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेद भी पूछ लेता है, तो 36 से 51 तक विस्तृत है। इसका उद्देश्य है राज्य को ऐसे दिशा निर्देश देना जिससे सामाजिक, आर्थिक, न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी योजना ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। कौन सी योजना ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनरेगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से। कब हुई थी, तो 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। लागू करने वाला मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना, या एक मांग आधारित योजना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो विभिन्न देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच अपराधियों की तलाश, आतंकवाद, मानव तस्करी, साइबर अपराध आदि मामलों में सहयोग और समन्वय करता है। इंटरपोल का मुख्यालय अभी हम लोग पढ़े हैं लियोन फ्रांस में।
यह मुख्यालय वर्ष 1989 से कार्यरत है। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व नाम था इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया। वर्तमान में 195 से अधिक देश इंटरपोल के सदस्य हैं, जिससे वह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था, यह आपसे पूछा है। भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? अगर किसी को भी इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं, अगर जो लिख लेता है इनामदारी से तो मान जाएंगे कि उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में। भारत ने 1950 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था, जो ब्राजील में आयोजित हुआ था, लेकिन भारत ने टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया। भारत ने अंतिम समय में विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया। अब तक भारत ने फीफा वर्ल्ड कप में किसी भी संस्करण में भाग खेल नहीं पाया है, इसमें केवल क्वालिफाई किया था। फीफा जिसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ महासंघ। इसकी जो स्थापना हुई थी फीफा की, वह हुई थी 21 मई 1904 को। ध्यान रखिएगा, 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में फीफा के जो अध्यक्ष हैं वह जियानी इन्फेंटिनो हैं। फीफा का पहला विश्व कप जो होता 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था और विजेता भी उरुग्वे ही रहा था। फीफा विश्व कप कितने वर्षों में होता है? तो यह हर 4 वर्षों में एक बार होता है। तो इससे पहले कब होता? फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होता, जिसमें मेजबान देश जो था कतर था। कतर मेजबान देश था, विजेता थी अर्जेंटीना, रनर अप रहा फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां होगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलाकर करेंगे। या पहला विश्व कप होगा जिसमें 48 टीमें भाग लेंगी। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, श्वसन क्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? श्वसन क्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी के रूप में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म जानिए। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी कहा जाता है। शरीर की सभी जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, गति, वृद्धि में एटीपी का उपयोग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में यह उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सी नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा नदी जब भारत की सीमा पार करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का प्रवाह जो भारत में नाम गंगा, बांग्लादेश में प्रवेश पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से होता है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। बाद में इसे ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में, जिसे जमुना कहते हैं, और मेघना नदियां में मिलती है। अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, ये आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। राइट आंसर बता दीजिए क्या है। अगर आपका ऑप्शन बी है तो आपका गलत है, ऑप्शन सी है तब भी आप गलत हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे जिसे बोलते हैं, कि न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख न्यायिक शाखा है। इसका जो मुख्यालय वह हेग नीदरलैंड में है। इसका जो स्थापना हुआ था 1945 में स्थापना होता, कार्य करना शुरू किया 1946 से। न्यायाधीशों की संख्या जो इसमें होती है 15 न्यायाधीश होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने 1676 ईस्वी में की थी। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को देखा और वर्णित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को क्रस्ट कहा जाता है। यह परत पृथ्वी की सतही भाग है जिस पर हम चलते हैं और सभी महाद्वीप, महासागर, पर्वत, वन आदि, शहर आदि इसमें स्थित होता है। पृथ्वी की संरचना 3 मुख्य परतों में बांटी जाती है। कौन कौन से? तो क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट सबसे बाहरी ठोस परत होती है। मेटल जो होता है और क्रस्ट के नीचे की परत है। कोर जो है सबसे भीतरी परत, आंतरिक और बाहरी कोर में बांटी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछा है। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह 8 है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे जो पूछा बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज का उल्लेख अनुच्छेद 239 में किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, BS रामा देवी। BS रामा देवी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने यह पद 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक बहुत अल्पकाल के लिए, लगभग 15 दिन के लिए संभाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 से। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 24 अक्टूबर 1945 को बना था, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, जबकि भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले पहले देशों में से एक है। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के गठन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस राजा ने इलाही संवत शुरू किया था? किस राजा ने इलाही संवत शुरू किया था, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। अकबर इलाही संवत की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। यह संवत 1583 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है? पेरियार नदी जो है किस राज्य से संबंधित है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में स्थित है। पेरियार नदी केरल राज्य में सबसे लंबी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आपसे पूछ लेता है कि किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेरियार नदी। पेरियार नदी से चलिए कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं। इसकी लंबाई जो 244 किलोमीटर है। यह नदी अरब सागर में गिरती है और इस पर महत्वपूर्ण 2 बांध है। मुल्ला पेरियार बांध तमिलनाडु और केरल के बीच जल विवाद का यह कारण भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उडुक्की बांध भी भारत का एक प्रमुख जल विद्युत बांध है, यह भी इसी नदी पर और केरल में है। यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में हमारे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। वह सोवियत संघ की अंतरिक्ष यात्री थी। अंतरिक्ष यात्रा की जो तारीख थी वह 16 जून 1963 को थी। अंतरिक्ष यान का नाम क्या है यह भी पूछ लेता तो वोस्तोक 6 था। वह लगभग 3 दिन यानी कि 71 घंटे अंतरिक्ष में रही और पृथ्वी की 48 परिक्रमाएं पूरी की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत मानव शरीर में कहाँ होती है? प्रोटीन के पाचन की शुरुआत मानव शरीर में कहाँ होती है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय से होती है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत मानव शरीर में अमाशय से होती है। मुंह में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, प्रोटीन का नहीं। कैसे होता है प्रोटीन का पाचन? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। यह अम्ल पेप्सिनोज एंजाइम को सक्रिय करके उसे पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। छोटी आंत में आगे पाचन पूर्ण होता है, लेकिन शुरुआत अमाशय से होती है। यह ध्यान रखिएगा, मुंह मत कर टिक करके आइएगा वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे वो महात्मा गांधी थे। इन्होंने 1909 में इस पुस्तक को लिखी गई। यह पुस्तक लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय समुद्र यात्रा के दौरान लिखी गई थी। पुस्तक की भाषा क्या थी? तो मूल रूप से यह पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी स्वयं गांधी जी ने किया था।
बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लेखक हैं या वह हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज के लेखक हैं। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो स्थित है वह फ्रांस की राजधानी में स्थित है। चलिए बता दीजिए फ्रांस की राजधानी कौन सी है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे बसा हुआ है पेरिस शहर, तो सीन नदी किनारे स्थित है और यहीं पर यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय स्थित है पेरिस फ्रांस में। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है विश्व शांति और सुरक्षा को शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से बढ़ावा देना। विश्व धरोहर स्थलों की घोषणा और संरक्षण भी करना इसका प्रमुख कार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक अध्यक्ष कौन बनी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक अध्यक्ष कौन बनी है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अभी तक कोई नहीं बनी है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इतिहास में अभी तक कोई महिला वैज्ञानिक अध्यक्ष नहीं बनी है, इसलिए वर्तमान में किसी महिला को यह पद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके साथ ही हाल ही में वर्ष 2025 में बी आर नारायण को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह यह एक पुरुष वैज्ञानिक है। बात हो रही इसरो की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई और इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। वर्तमान समय में जो इसके प्रमुख हैं वह बी आर नारायण साहब हैं। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार मिला। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार मिला यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने का पहला संवैधानिक और कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। यह ब्रिटिश संसद का पहला प्रयास था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया और प्रशासनिक व्यवस्था पर निगरानी रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो थे वो था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल आप बंगाल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल बने वॉरिंग हेस्टिंग। एक गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य होते थे। कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो 1774 में। कंपनी के राजस्व और राजनीतिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार की निगरानी बढ़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की मेहराब के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है। भारत के मेहराब के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मेहराब के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अलाई दरवाजा या कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को पकड़ने वाला ब्रिटिश अफसर कौन था। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को पकड़ने वाला ब्रिटिश अफसर कौन था यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हडसन था। 1857 की क्रांति जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश अधिकारी मेजर विलियम हडसन ने गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से पकड़ा था जहां वे अपने परिवार के साथ छिपे हुए थे। हडसन के बारे में बताया जाए तो ये बहुत ही क्रूर था। हडसन ने बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों और पोतों को गोली मार दी और उनकी लाशें दिल्ली के दरवाजे पर लटकवा दी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को किस अधिकार की अनुमति देता है। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को किस अधिकार की अनुमति देता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सलाह मांगने का। अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जब कोई कानूनी या संवैधानिक प्रश्न स्पष्ट नहीं होता तो या कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का मुद्दा होता है तो या उस पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस सलाह को देता है लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली अधिवेशन
1923 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार 1923 में दिल्ली अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह कांग्रेस के पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने गांधी जी के विचारों और कार्यक्रमों की पूरी निष्ठा से अपनाया। बाद में वह 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने थे। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था तब ये बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1950 से 1962 के संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। घरेलू गैस में गंध किस कारण होती है? घरेलू गैस में गंध किस कारण होती है आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एथाइल मरकैप्टन के कारण। घरेलू रसोई गैस एलपीजी में लिक्विड, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, स्वभाव से बिना गंध वाली होती है, लेकिन गैस रिसाव को पहचानने के लिए इसमें सुगंधित यौगिक जिसे एथाइल मरकैप्टन बोलते हैं मिलाया जाता है। इसकी गंध तेज और आसानी से पहचानी जाने वाली होती है, जिससे किसी भी लीकेज की तुरंत पहचान की जा सके। एथाइल मरकैप्टन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C2H5SH होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है रासायनिक सूत्र भी। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो C2H5SH होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से लॉन्च किया गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। को कहां से लॉन्च किया गया है ये आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह सोवियत प्रक्षेपण स्थल कपुस्टिन यार से कास्मोस 3M क्या था? तो कास्मोस 3M जो रॉकेट था उसके द्वारा छोड़ा गया था। आर्यभट्ट उपग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो इसे इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। इसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। यह भारत की अंतरिक्ष युग की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है आर्यभट्ट को लॉन्च करने के लिए। तो ये थे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, इनके बारे में जो भी जानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।